आज मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और घर पर मैं और मेरी नौकरानी थी। बड़े दिनों से मैं इस तरह के मौका की तलाश कर रहा था और आज इतने दिनों बाद जाकर मौका मिला था। आज मैं अपने दिल की सारी ख्वाहिशें अपनी नौकरानी के साथ पूरा करना चाहता था। वैसे मैं एक 21 साल का खूबसूरत नौजवान हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, जबकि मेरी नौकरानी शादीशुदा है और वो अपने शौहर से मुतमईन नहीं है, जिस वजह से उसका झुकाव मेरी तरफ हो गया था। शाम को नौकरानी ने मेरे लिए खाना बनाया और खाना खाने के बाद हमारे घर में लाइट चली गई। लाइट जाने की वजह से मैं छत पर सोने के लिए चला गया और साथ में मेरी नौकरानी भी मेरे साथ छत पर सोने के लिए चली आई। हम दोनों एक ही छत पर सो रहे थे। तभी रात के 11 बजे मैं उसके पास गया और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से बस मैं ही यही कहना चाहती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने ZA नावल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाकर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पर आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ दबाकर वीडियो को लाइक किया करो, कंजूसी मत किया करो। मेरा नाम शमशाद है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मैंने वहीं से हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए मेरे घर वालों ने मेरा दाखिला एक बड़े शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में करा दिया। मैं वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा और मैंने वहाँ से इंटर पास किया। मेरे इंटर के इम्तहानात के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो मैं घर जाने की तैयारी करने लगा। वहाँ से मेरे घर का फासला करीबन 300 से 400 किलोमीटर के आसपास था। अभी मैं घर वापस जाने की तैयारी में लगा ही था कि घर से पापा का फ़ोन आ गया और पापा कहने लगे, बेटा तुम मत आना, हम ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। दरअसल उन्हें यहाँ एक रिश्तेदार की एक तकरीब में शिरकत करनी थी, जिस वजह से पापा यहाँ आ रहे थे। पापा ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ ही कार से ले आएंगे, फिर दोपहर में तकरीब अटेंड करके वापस तुम्हें लेकर चले आएंगे। मैंने पापा को हाँ कह दी थी। इस वक्त हमारे पास अपनी कार नहीं हुआ करती थी, तो पापा किराए की कार लाए थे। पापा ने रिश्तेदार का प्रोग्राम अटेंड किया और जैसे ही वहाँ से आने लगे तो रिश्तेदार ने उन्हें आने से रोक लिया। तो पापा मुझसे बोले, बेटा कार खाली वापस जाएगी, तुम ऐसा करो ड्राइवर के साथ तुम घर को चले जाइयो, हम 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। मैं बोला, मुझे घर पर खाना कौन देगा? तो उन्होंने बोला, शाजिया नौकरानी घर पर ही है, वो तुम्हें खाना दे देगी। उनका कहना मानकर मैं घर वापस आ गया। घर पर मैंने पहली बार शाजिया नौकरानी को देखा था। उसकी उम्र करीब 24 से 25 साल की होगी और वो शादीशुदा थी। जैसे ही मैं कार से उतरा वो मुस्कुराकर बोली, सलाम भैया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और कार की डगी खोलने लगा। मेरी नौकरानी बहुत खूबसूरत और लाजवाब हसन की मालकिन थी। उसका सरापा निहायत दिलकश था। कार की डगी के अंदर मेरे बैग और कुछ सामान रखे थे, जिन्हें मैं निकालने लग गया। तभी शाजिया मेरे पास आकर बोली, आप अंदर चलिए, मैं सारा सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बैग उठाने के लिए झुकी। कुछ बैग भारी थे, जिन्हें उठाने में उसे तकलीफ हो रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा बेचैन हो गया। मैंने ये कहते हुए एक बैग उसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने जल्दी से हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं भैया, रहने दीजिए, मैं ले आऊंगी, आप अंदर चलिए। मगर मुझे ये ठीक नहीं लगा कि वो अकेली इतना भारी सामान उठाए, इसलिए मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं क्या खड़ा खड़ा बस तुम्हें देखता रहूं। मेरे इतना कहते ही उसने एक बैग मुझे दिया और वो हंसने लगी। शायद उसे मेरा ये कहना अच्छा लगा कि मैं उसकी मदद करना चाहता था। घर के अंदर पहुंचते ही हमने सामान एक कमरे में रख दिया।
जैसे ही मैंने बैग ज़मीन पर रखा, मैंने देखा कि शाजिया मुझे कुछ अलग सी नज़रों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे इस बर्ताव से अपनायत महसूस हो रहा हो। मैंने हल्के अंदाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो थोड़ा हिचकिचाहट में पड़ गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शाजिया। मुझे ये नाम सुनकर अच्छा लगा। मैंने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। उसने थोड़ा शर्मा कर सर झुका लिया। शायद उसने पहली बार घर के किसी फर्द से इतनी बात की थी। मैं भी पहली बार उसे ठीक से देख और समझ पा रहा था। घर में अब मैं और शाजिया ही थे। चौकीदार बाहर गया हुआ था। शाजिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया आप मुन्हा हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने सर हिलाया और कमरे में जाकर हाथ मुन्हा धोने लग गया। मैं ठंडे पानी के छींटे मारकर सफ़र की थकान को कुछ कम करने लगा। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से ही लगा हुआ था। शाजिया टेबल के पास खड़ी थी, मानो जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया। सामने गरम गरम पोड़ी, सब्जी, चने की दाल और चावल रखे थे। घर के खाने की खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दी। मैंने पहला निवाला लिया और जैसे ही मुन्हा में डाला, एक अजीब सी तस्कीन महसूस हुई। मैंने नज़र उठाई तो देखा कि शाजिया वही पास में खड़ी खड़ी मुझे खाते हुए देख रही थी। तुम बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा। शाजिया से कहा तो वो हल्का मुस्कराई और बोली, नहीं भैया आप खाइए, कोई चीज़ कम लगे तो बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खाना खाता रहा। वो वही खड़ी रही, कभी रोटियां गिनती तो कभी पानी का गिलास आगे सरका देती। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती थी कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। खाना ख़त्म करने के बाद मैं उठने लगा तो उसने फ़ौरन प्लेट उठाकर ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया। रहने दो, मैं खुद रख देता हूँ, मैंने कहा तो वो हल्का हंसते हुए बोली, अरे नहीं भैया आप आराम कीजिए, मैं कर लूँगी। मुझे उसकी ये लगन अच्छी लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में चला गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो शाजिया ने पहले ही बिस्तर ठीक कर दिया था। तकिया, चादर, सब कुछ एकदम साफ सुथरा था। ये देखकर मैं थोड़ा चौंका और मन ही मन उसकी मेहनत को सराहने लगा। थकान काफ़ी थी, इसलिए लेटे ही नींद आ गई। फिर जब आँख खुली तो हल्का अंधेरा हो चुका था। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। तभी शाजिया दरवाजे पर आई, भैया उठ जाओ, शाम हो गई है। मैंने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। कुछ ज़्यादा ही सो गया था, मैंने मजाक में कहा तो वो हंसने लगी। आप बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहलाता हूँ। मैंने शाजिया से कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है भैया। फिर हम दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। इस वक्त गली में हल्की हलचल भी थी। सड़क के किनारे खड़े पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे। मैं और शाजिया साथ साथ चलते हुए इधर इधर की बातें करने लगे। तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रही हो? मैंने पूछा। 2 साल हो गए भैया, उसने कहा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो बोली, बस शौहर है, बच्चे नहीं हुए हैं अभी तक। कुछ देर हम दोनों चुप रहे, फिर वो खुद ही बोली, घर से दूर रहना मुश्किल होता होगा ना भैया? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ होता तो है, लेकिन अब आदत हो गई है। फिर शाजिया बोली, वहाँ दोस्त भी बने होंगे आपके? मैंने कहा, हाँ बहुत बने हैं। तो फिर उसने पूछा, आपके दोस्त लड़के होते हैं या लड़कियां भी? मैंने कहा, क्या मतलब इसका? तो बोली, आजकल के लड़के लड़कियों से भी तो दोस्ती करते हैं जिन्हें गर्लफ्रेंड कहते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी? मैंने कहा, नहीं। फिर हम चलते रहे। आसमान धीरे धीरे गहरा नीला होता गया। थोड़ी देर बाद हम घर लौट आए। अब रात हो चुकी थी। घर लौटने के बाद मैं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। तभी शाजिया रसोई से बाहर आई और बोली,
भैया, रात के खाने में क्या खाएंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आज तुम्हारी पसंद का खाएंगे। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से सर हिलाते हुए किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज़ें आने लगी। मसालों की महक धीरे धीरे पूरे घर में फैल रही थी। ये वही खुशबू थी जो घर आने पर अपनापन महसूस कराती है। मैं टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद शाजिया आई और बोली, भैया खाना लग गया है। मैं उठकर डाइनिंग टेबल पर आया। वो हमेशा की तरह खाने के वक्त खड़ी थी। मैंने पहला निवाला लिया और फिर उसकी तरफ देखा। तुम भी यही बैठकर खा लो। वो एकदम से चौंक गई। नहीं भैया, आप खाइए, मैं तो बाद में खा लूंगी। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, बाद में नहीं, अभी साथ में बैठो और खाओ। उसका चेहरा एकदम उतर गया। भैया, मैं कैसे आपके साथ टेबल पर खा सकती हूँ? मैं तो रोज़ किचन में नीचे ही बैठकर खाती हूँ। मुझे इसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। ये अजीब था कि वो मेरे पास खड़ी रह सकती थी, लेकिन मेरे साथ बैठकर खा नहीं सकती थी। मैंने उससे दोबारा कहा, अरे इसमें क्या मसला है? साथ खाना खाने में कोई ऊंच नीच की बात थोड़ी है। तुम रोज़ इतनी मेहनत करती हो और फिर अकेले खाना खाती हो। आज मेरे साथ बैठकर खाओ। वो हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने दोबारा कहा तो वो धीरे धीरे डरते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गए। वो बहुत गैर आरामदेह महसूस कर रही थी, जैसे उसे यकीन न हो। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी ही खा लिया। शायद वो जल्द से जल्द उठना चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी क्यों खा लिया तुमने खाना? उसने नज़रें झुका ली और बोली, भैया, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। मुझे लग रहा था कि आज इसके लिए ये तजुर्बा नया था। सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि ये महसूस करने का कि वो भी किसी के बराबर बैठ सकती है। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। शाजिया ने जल्दी जल्दी टेबल समेटा और फिर किचन में चली गई। मैं हॉल में वापस आकर बैठ गया और टीवी देखने लग गया। दिन भर की हिलचल के बाद अब मैं बस आराम करना चाहता था, लेकिन तभी झटके से लाइट चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। टीवी बंद हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। गर्मी का मौसम था और पंखा बंद होते ही हबस बढ़ने लगी। कुछ ही मिनट में लाइट आ जाएगी, इसलिए इंतज़ार करने लगा। लेकिन 15 से 20 मिनट बीत गए और लाइट का नामो निशान नहीं था। नीचे कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। पसीना माथे पर चमकने लगा था। गर्मी की वजह से बेचैनी होने लगी थी। घर में इन्वर्टर भी नहीं था। अगर होता तो कम से कम एक पंखा ही चल जाता। तभी अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखी। शाजिया हाथ में मोमबत्ती लेकर मेरी ओर आ रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वो पास आई और बोली, भैया, गर्मी का दिन है, इसलिए लाइट अक्सर चली जाती है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या रात भर ऐसे ही रहना पड़ेगा? वो हंसकर बोली, अरे नहीं, लाइट कभी भी आ सकती है, लेकिन जब तक लाइट नहीं आती तब तक आप नीचे रहेंगे तो बहुत गर्मी लगेगी। छत पर चलिए, वहाँ थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है, वहाँ सोने से आराम मिलेगा। मुझे भी उसकी बात सही लगी कि इस घुटन से बेहतर है कहीं खुले में चला जाए। शाजिया ने मोमबत्ती थोड़ी ऊंची की और आगे आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत पर पहुंचकर हल्की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। नीचे की गर्मी से ये कहीं ज्यादा सुकून देने वाली थी। मुझे राहत महसूस हुई। शाजिया ने कोने में रखी एक चारपाई को खींचकर खुली जगह पर रखा और उस पर चादर बिछाने लगी। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि वो कितना मेरे आराम की सोच रही थी। आइए भैया, यहाँ लेट जाइए, यहाँ आपको गर्मी नहीं लगेगी, इसने कहा तो मैं चारपाई पर बैठ गया। अब हवा लगातार चल रही थी। नीचे की घुटन से कहीं बेहतर लग रहा था। शाजिया ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोली,
मैं पानी लेकर आती हूँ। और सीढ़ियों से नीचे चली गई। मैं आसमान की ओर देखने लगा। तारे चमक रहे थे और रात की खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। फिर थोड़ी देर बाद शाजिया नीचे से पानी लेकर आई। उसने मोमबत्ती पास ही रखी और ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने ग्लास थामा और एक लंबा घोंट लिया। ठंडा पानी हल्क से उतरते ही थोड़ी राहत महसूस हुई। ग्लास नीचे रखते हुए मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया और पूछा, ये चारपाई यहाँ क्यों रखी है? क्या यहाँ रात को कोई सोता है? शाजिया ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया। हाँ, मैं ही यहाँ रात को सोती हूँ। मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा, तुम? हाँ भैया, उसने समझाते हुए कहा, दिन भर के भाग दौड़ से बहुत थक जाती हूँ और अंदर सोने में मुश्किल होती है। कभी लाइट आती है, कभी चली जाती है, गर्मी में नींद नहीं आती है। इसीलिए मैं यहीं आकर आराम से सो जाती हूँ। मैंने आसमान की तरफ देखा। ऊपर हजारों तारे चमक रहे थे। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। सच में यहाँ की हवा नीचे की घुटन से कहीं बेहतर थी। तभी शाजिया ने जल्दी से कहा, लेकिन कोई बात नहीं भैया, आप आराम से सोइए, मैं नीचे कमरे में सो जाऊंगी। मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने सीधे उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा क्यों? यहाँ जगह तो है, नीचे जाकर एक और चारपाई ले आते हैं। तुम भी आराम से यहीं पर सो जाना। वो चौंक गई, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं ऐसा कहूँगा। अरे नहीं भैया, मैं नीचे ही सो जाऊंगी, आप यहाँ आराम कीजिए, उसने झझक से कहा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें भगाकर यहाँ अकेले कैसे सो सकता हूँ? चलो नीचे से एक चारपाई ले आते हैं, दोनों आराम से सोएंगे। शाजिया चुप हो गई। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसकी परवाह कर रहा हूँ। फिर हल्के से सर झुका लिया और धीरे से बोली, जैसा आप कहे। मैं उठा और हम दोनों मोमबत्ती की हल्की रोशनी में नीचे की तरफ बढ़े। नीचे से चारपाई लेने के लिए हम दोनों सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरे। घर के अंदर अब भी अंधेरा बसा था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सब कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था। शाजिया आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। रसोई के पास पहुंचकर उसने एक और मोमबत्ती जलाई ताकि थोड़ा और उजाला हो जाए। फिर हम स्टोर रूम की तरफ गए, जहाँ एक पुरानी चारपाई रखी थी। शाजिया झट से बोली, अरे भैया, आप रहने दीजिए ना, मैं उठा लूँगी। मैं हल्का सा हंसा और फिर बोला, इतनी भारी चीज़ अकेले कैसे उठाओगी? चलो दोनों मिलकर उठाते हैं। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए सर हिलाया। फिर हमने चारपाई को उठाया और धीरे धीरे छत की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ नहीं बोले, बस मोमबत्ती की लो हमारी परछाइयों को दीवार पर बना रही थी। छत पर पहुंचकर हमने चारपाई बिछाई। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो गया था। मैंने देखा कि शाजिया अब भी झिझक रही थी, शायद उस बात से कि वो मेरे साथ एक ही छत पे खुले आसमान के नीचे सोने वाली थी। मैंने नॉर्मल होकर कहा, अब आराम से सो जाओ, पूरे दिन काम करती हो, थक जाती होगी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी भैया। फिर उसने अपनी चारपाई पर एक पुरानी चादर बिछाई और धीरे से बैठ गई। मैं भी अपनी चारपाई पर लेट गया था। अब बस आसमान था और ठंडी हवा थी, साथ ही चारों ओर दूर दूर तक खामोशी थी। दूर कहीं से किसी झेंगर की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद शाजिया की आवाज़ आई, भैया, आपको ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यहाँ तो नीचे से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो चुप हो गई। शायद वो ये सोच रही थी कि मैंने जो कहा वो सच था, या सिर्फ उसे अच्छा महसूस कराने के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा था। खैर, कुछ ही देर में थकान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहली बार मैंने आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा और फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। फिर करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। गर्मी का मौसम था और मुझे बचपन से ही रात में पानी पीने की आदत थी। गला प्यास की वजह से सूख रहा था।
मैंने पास रखी पानी की बोतल उठाई। बोतल में पानी बहुत कम था। पानी गले से नीचे उतारा, लेकिन प्यास अभी नहीं बुझी थी। अब मुझे नीचे जाकर पानी लाना ही था। मैं बोतल लेकर जैसे ही उठने लगा, मेरी नज़र सामने शाजिया की चारपाई पर पड़ी। वो चारपाई पर नहीं थी। एक पल के लिए मन में अजीब सा ख्याल आया। मैंने छत पर इधर इधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हल्की चांदनी में छत का हर कोना साफ साफ दिख रहा था, लेकिन शाजिया वहां नहीं थी। मैंने खुद को यही सोचकर समझाया कि शायद वॉशरूम गई होगी, और मैं भी बोतल लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे उतरते ही महसूस हुआ कि पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। एकदम सुनाटा, कहीं से भी किसी के चलने फिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं किचन की ओर बढ़ा, शायद शाजिया वहां होगी, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टेबल पर रखा गिलास जूं का त्यों पड़ा हुआ था। मैंने सोचा शायद वो बाथरूम में गई होगी। अब यही एक इम्कान बची थी। मैंने किचन से पानी लिया और वापस छत पर आ गया। अपनी चारपाई पर बैठकर पानी पिया और फिर मैं लेट गया। लेकिन मन शांत नहीं था। आंखें ऊपर आसमान की ओर टिक गई थी। तारे टिमटिमा रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी, और ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। लेकिन अभी तक शाजिया नहीं लौटी थी। शायद 1 घंटा गुजर गया। मैंने फिर से शाजिया की चारपाई की और देखा, वो अभी तक नहीं लौटी थी। अब ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि आखिर वो इतनी देर से क्यों नहीं लौटी। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। नींद तो कब की उड़ चुकी थी। मन में हलचल बढ़ती जा रही थी। शाजिया इतनी देर से कहाँ चली गई? अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। फिर मैं चारपाई से उठकर धीरे धीरे छत पर टहलने लगा। टहलते टहलते मैं छत के उस हिस्से की ओर आ गया जहां से नीचे घर का मेन गेट और चौकीदार का कमरा साफ साफ दिखाई देता था। वहां रोशनी जल रही थी। मैं रुक गया। इस वक्त चौकीदार के कमरे में रोशनी क्यों जल रही थी? और सबसे अजीब बात, चौकीदार अपनी जगह पर नहीं था। मेन गेट के पास हमेशा उसकी कुर्सी पड़ी रहती थी, जहां वो बैठकर पहरा देता रहता था। लेकिन इस वक्त वहां पर वो नहीं था। अब मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तभी मैंने कुछ देखा। चौकीदार के कमरे की छोटी सी रोशनदान में मोमबत्ती की हल्की रोशनी झलक रही थी, और रोशनदान से पड़ती हल्की रोशनी में 2 परछाइयां हल रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अब ये साफ था कि अंदर कोई था, लेकिन कौन? मन में अजीब से ख्याल उभरने लगे। और इधर शाजिया भी इतनी देर से नहीं लौटी थी, और अब यहाँ चौकीदार के कमरे में हलचल थी। आखिर ये हलचल कैसी? ये मुझे खुद अपनी आंखों से देखना होगा। फिर मैं धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगा। मैं हर कदम संभल कर रख रहा था ताकि कोई आवाज़ ना हो। पूरे घर में अंधेरा था, और ये मेरे लिए अच्छा था। सीढ़ियाँ पार करके मैं मरकज़ी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे को हल्का सा खोला और दबे पांव चौकीदार के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आखिर ये हलचल कैसी थी? ये मुझे खुद अपनी आंखों से देखना होगा। फिर मैं धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगा। मैं हर कदम संभल कर रख रहा था ताकि कोई आवाज़ ना हो। पूरे घर में अंधेरा था, और ये मेरे लिए अच्छा था। सीढ़ियाँ पार करके मैं मरकज़ी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे को हल्का सा खोला और दबे पांव चौकीदार के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचने ही वाला था कि दरवाज़ा हल्का सा खोला और शाजिया बाहर निकली। मैं तेज़ी से पीछे हटकर एक दीवार की ओट में छुप गया। सांस रोक के दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए मैं चुपचाप देखने लगा। शाजिया जल्दी से इधर उधर देख रही थी, जैसे वो ये पक्का कर रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो तेज कदमों से अंदर चली गई। मेरी नज़र अब भी चौकीदार के कमरे के दरवाजे पर थी। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा फिर से खुला। इस बार चौकीदार बाहर आया, और उसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी हंसी थी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए मेन गेट की तरफ चला गया।
मेरी नज़रें अब भी उस पर टिकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। शाजिया इतनी देर रात वहां क्यों गई थी, और चौकीदार का ये अजीब बर्ताव। ये वक्त सवालों में उलझने का नहीं था। मुझे जल्दी से वापस अंदर जाना था। मैं दबे पांव घर के अंदर लौटा और सीधे छत की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं छत पर पहुंचा तो मेरी नज़र शाजिया पर पड़ी। वो अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। मैं वहीं रुक गया। दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। तभी उसने धीरे से सर उठाया और मुझे देखा। मुझे देखते ही उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी आवाज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए पूछा, भैया आप कहाँ गए थे? मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहीं नहीं, बस बाथरूम गया था। शाजिया ने बस सर हिला दिया और फिर वो चुप हो गई और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गई और वो आसमान की तरफ देखने लगी। मुझे उसकी खामोशी अजीब लगी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं भी धीरे धीरे अपनी चारपाई पर लेट गया। हालांकि नींद अभी भी नहीं आ रही थी। मैंने झट से करवट ली और उसकी तरफ देखा। वो अब भी जाग रही थी। उसकी आंखें आसमान में टिकी हुई थी। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और तब ही मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसुओं की हल्की बूंदें निकलकर कानों की तरफ जा रही थी। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ दिल पर रखा हो। मैं पूछना चाहता था कि शाजिया तुम ठीक तो हो ना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे होंठ नहीं खुले। हिचकिचाहट थी या डर, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बस उसे देखता रहा और वो चुपचाप आसमान को निहारती रही। आखिरकार देर रात आंख लग गई। फिर सुबह किसी की हल्की आवाज़ सुनकर आंख खुली। भैया उठिए, चाय पी लीजिए। मैंने आंखें खोली तो सामने शाजिया खड़ी थी, हाथ में चाय का कप लिए। उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो रात भर रोई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं ये महसूस करूं कि वो दुखी है। उसकी मुस्कान देखकर मैं भी कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप उठकर बैठ गया। फिर मैंने चाय पी और नीचे आ गया। नीचे आकर फ्रेश हुआ। फिर शाजिया ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करने के बाद अचानक मेरा एक दोस्त आ गया। वो मुझसे मिलने आया था। फिर मैं उसके साथ बाहर घूमने निकल गया। बाहर की हलचल में कुछ देर के लिए मैं रात की इन अजीब बातों को भूल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ खिटक रहा था। फिर करीब 2 घंटे बाद मैं घर लौटा। दोस्त अपने घर चला गया। मैं जैसे ही मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर घसा, मुझे अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन वो आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। समझ गई ना? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। अगर ज़बान चलाने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। ये चौकीदार की आवाज़ थी। और फिर शाजिया की धीमी कांपती हुई आवाज़ आई, भाई प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझ पर रहम कीजिए। शाजिया की गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही थी। अब मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। शाजिया रहम की भीख मांग रही थी और चौकीदार उसे धमका रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं दरवाजे के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद चौकीदार गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी जो मैंने रात को देखी थी। वो बाहर चला गया। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अंदर गया। शाजिया कोने में खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने फौरन अपना चेहरा पोंछ लिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। फिर बग़ैर मेरी तरफ देखे नॉर्मल आवाज़ में बोली, भैया खाना लगा दूँ?
मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। कुछ ही मिनट पहले वो किसी से रहम की भीख मांग रही थी और अब वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ था और अब मैं ये दर्द देखा नहीं कर सकता था। मैंने गहरी सांस ली। अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और हल्की आवाज में कहा, शाजिया, क्या हुआ? चौकीदार तुम्हें धमका क्यों रहा था? वो प्लेटें ठीक कर रही थी, लेकिन मेरी बात सुनकर उसकी उंगलियां वहीं थम गईं। उसने धीरे से सर उठाया और मेरी ओर देखा, फिर फौरन नजरें झुका ली। कुछ नहीं भैया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, शाजिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं छुप कर देख रहा था। तुम मुझसे गड़गड़ा रही थी और वो तुम्हें धमका रहा था। आखिर बात क्या है? अब शाजिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आंखें भर आईं और अगले ही पल आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी आवाज़ में घबराहट और दर्द था। मैंने पास रखी कुर्सी खींची और धीरे से बोला, बैठो और मुझे सब सच सच बताओ। शाजिया कुछ सेकंड खामोश रही, जैसे दिमाग में कुछ चल रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू पूंछे और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भैया, वो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने संजीदा आवाज़ में पूछा, कैसे परेशान कर रहा है? साफ साफ बताओ। शाजिया की आंखें भर आई थी और उसने जो कुछ कहा वो सुनकर मैं सुन रह गया था। भैया, सब कुछ इस गलती से शुरू हुआ था। मैंने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। कौन सी गलती? मैंने धीरे से पूछा। शाजिया ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, भैया, कुछ महीने पहले की बात है। इस वक्त मेरे शौहर की कमाई बहुत कम हो गई थी। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं हो पाता था। तब इस चौकीदार ने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है। उसने कहा कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है, लेकिन एक शर्त थी। उसने कहा कि मुझे उसके साथ एक बार फिल्म देखने चलना होगा। अब मेरा माथा ठनका। फिल्म? शाजिया ने सर हिलाया। हाँ भैया, मैं बहुत मजबूर थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि सिर्फ एक फिल्म देखने से क्या होगा। अगर उससे कुछ मदद मिल जाए तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए। इसीलिए मैं मान गई। अब मैं समझ चुका था कि ये बस एक चाल थी। फिर क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। शाजिया ने आंसू पोंछे और अपनी कहानी सुनाने लगी। हम दोनों शहर के एक सिनेमा हॉल में गए। वहाँ फिल्म शुरू हुई और मैं एक कोने में चुपचाप बैठी रही। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और फिर फिल्म के बीच में उसने अचानक फ़ोन निकाला और एक सेल्फी ले ली। मैंने उससे मना किया, लेकिन उसने कहा कि ये सिर्फ याद के लिए है। तब मुझे लगा कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। फिर कुछ दिन बाद जब मैंने उसे उधार के पैसे लौटाने की बात की, तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है और वो और पैसे भी देने को तैयार है। लेकिन अब उसकी मांग बदल चुकी थी। वो अब चाहता था कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो सेल्फी मेरे शौहर को भेज देगा और ये कहेगा कि मैं उसके साथ चोरी छुपे फिल्म देखने गई थी। अब मैं समझ गया कि वो किस हद तक गिर चुका था। तो इसीलिए वो तुम्हें धमका रहा था? शाजिया ने सर झुका लिया। हाँ भैया, अब मैं ना तो उधार चुका सकती हूँ और ना ही उसकी बात मान सकती हूँ। अगर मेरे शौहर को वो फ़ोटो मिल गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मामला पूरी तरह साफ था। ये सिर्फ उधार का नहीं, एक घिनौनी साजिश का मामला था और अब मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। ये सब सुनकर मेरा खून खौलने लग गया था। चौकीदार की इतनी हिम्मत कि वो शाजिया को इस तरह ब्लैकमेल करे, एक मजबूर औरत की बेबसी का फ़ायदा उठाए। मैंने गहरी सांस ली और ख़ुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। शाजिया, अब डरने की ज़रूरत नहीं है।
मैं हूं ना, मैं देखता हूँ इस हरामखोर को। शाजिया ने घबरा कर मेरी तरफ देखा। नहीं भैया, आप कुछ मत करिए। अगर उसने गुस्से में आकर वो फोटो मेरे शौहर को भेज दी तो मेरा घर उजड़ जाएगा। मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। लेकिन अगर उसे नहीं रोका गया तो वो तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहेगा शाजिया। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। शाजिया ने सर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ये लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना शाजिया की इज्जत पर कोई दाव लगाए। अब मुझे पहले ये पता लगाना था कि वो फोटो अब तक कहाँ कहाँ पहुंच चुकी थी। क्या सिर्फ चौकीदार के पास थी या उसने किसी और को भी भेजी थी? मैंने शाजिया से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो फोटो उसने किसी और को भेजी है या नहीं? शाजिया ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने अभी तक किसी को भेजी होगी। वो तो चाहता है कि मैं डर के मारे उसकी हर बात मानूं। यही मेरे लिए मौका था। अगर फोटो अभी तक सिर्फ चौकीदार के पास थी तो इस खेल को पलटा जा सकता था। मैंने शाजिया को तसल्ली दी, तुम बस मेरे कहे मुताबिक करो और बिल्कुल डरना मत। फिर मैंने एक मंसूबा बनाया जिसमें पहले मुझे ये देखना था कि चौकीदार अपना फ़ोन कहाँ रखता है। फिर मुझे मौका देखकर इसका फ़ोन चुराना था, और अगर उसमें वो फ़ोटो होगी तो उसे डिलीट करना है। लेकिन अगर उसने पहले से ही फ़ोटो कहीं और महफूज कर रखी थी तो मुझे कुछ और करना होगा। अब वक्त था खेल को इसके ही अंदाज में खेलने का। अब मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना था। एक गलती से शाजिया की ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी और मैं ये होने नहीं देना चाहता था। शाजिया, तुम बस वैसे ही रहो जैसे हमेशा रहती हो, ताकि वो शक ना कर पाए। शाजिया ने सहमते हुए सर हिलाया। अब मुझे चौकीदार के फ़ोन तक पहुंचना था। मैंने धीरे धीरे उसकी आदतों को समझना शुरू कर दिया। वो रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर फ़ोन चलाता था। कभी कभी देर रात तक बाहर बैठकर बेड़ी पीता और फ़ोन को स्क्रॉल करता रहता था। लेकिन एक बात साफ थी, वो अपने फ़ोन को खुद से दूर नहीं रखता था। अब उसे हासिल करने का बस एक ही तरीका था, धोखे से। इस रात मैंने शाजिया से कहा कि जब चौकीदार बाहर बैठे तो उसे जाकर चाय देना और तुम बस उसे बातों में उलझा लेना, बाकी काम मैं संभाल लूँगा। शाजिया पहले तो घबरा गई थी, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि कुछ गलत नहीं होगा। रात को जब चौकीदार चौकी के पास बैठा तो शाजिया उसके पास गई और बोली, चाय लीजिए, गरम गरम बनाई है। चौकीदार चौंका। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि शाजिया इतनी आसानी से उससे बात करेगी। अरे वाह, आज तो खुद चाय देने आई हो? वो कमीनेगी से मुस्कुराया था। हाँ, सोचा आप इतनी मेहनत करते हैं तो चाय बना दो। चौकीदार खुश हुआ और यही मेरी जीत थी। वो चाय के मज़े लेने लगा और मैं धीरे से उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसका कमरा आधा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो फ़ोन चार्जिंग पर लगा था। बस यही मौका था। मैंने तेज़ी से फ़ोन उठाया और बाहर आ गया। अब मुझे सिर्फ वो फ़ोटो डिलीट करनी थी। मैंने फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें पासवर्ड था। फिर मैंने 1 से लेकर 6 हंसों तक आजमाया तो फ़ोन खुल गया। फिर जैसे ही मैंने फ़ोन चेक किया, मेरी सांसें अटक गईं। वहाँ सिर्फ एक नहीं, कई तस्वीरें थीं। अब सिर्फ फ़ोटो डिलीट करना काफ़ी नहीं था। मुझे कुछ ऐसा करना था कि चौकीदार फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। मैंने चुपचाप उसकी सभी तस्वीरें और चैट्स अपने फ़ोन में मुंतकिल कर ली। फिर उसकी गैलरी से सब कुछ डिलीट कर दिया। अब खेल मेरे हाथ में था। मैंने फ़ोन वहीं रख दिया और जल्दी से बाहर निकल आया। अब चौकीदार को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। वो अब भी यही सोच रहा था कि शाजिया उसकी गिरफ्त में है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मैंने शाजिया से कहा, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो खेल उसने तुम्हारे साथ खेला था, अब वही उसके साथ खेलेंगे। शाजिया अब भी डरी हुई थी, लेकिन उसे भरोसा था कि मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अगले दिन सुबह मैं चौकीदार के पास गया। वो हमेशा की तरह बेफिक्र बैठा था। क्यों भाई, बड़ी मस्ती चल रही है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। चौकीदार ने मुझे घूरा, फिर हंसते हुए बोला, अरे साहब, आपकी तरह हम भी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा,
तो फिर ये बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा राज सबको पता चल जाए तो कैसा लगेगा? चौकीदार चौंक गया था। क्या मतलब? मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसकी वही तस्वीरें उसके सामने खोल कर रख दी। वो देखते ही घबरा गया। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? जिस तरह तुमने शाजिया की तस्वीर खींच कर रखी थी, वैसे ही अब तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास है। चौकीदार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। देखो साहब, गलती हो गई, वो बस मजाक था। आप किसी को मत बताइए। अब वही डर जो उसने शाजिया को दिया था उसकी आंखों में झलकने लगा था। तुम्हें पता है ना कि ये तस्वीरें अगर पुलिस के पास चली गईं तो क्या होगा? मैंने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा था। नहीं साहब, ऐसा मत करिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। वो गड़गड़ाने लगा। तुम्हें जेल भेजने के लिए सिर्फ एक कॉल काफ़ी है। और हाँ, अगर ये तस्वीरें तुम्हारी बीवी को भेज दूं तो कैसा रहेगा? वो कांपने लगा। नहीं साहब, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, बस किसी को कुछ मत बताना। अब मुझे यकीन हो गया कि वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर तुम्हें अपनी नौकरी और इज्जत प्यारी है तो आज और अभी ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। चौकीदार कुछ नहीं बोल पाया। वो समझ चुका था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी और कहीं चला गया। जब मैंने शाजिया को ये बताया तो उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। अब वो कभी लौटेगा तो नहीं ना? उसने घबराकर मुझसे पूछा था। नहीं, अब वो खुद डर में रहेगा, और अगर कभी लौटा भी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। शाजिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। इस रात पहली बार मैंने उसे चैन से सोते हुए देखा था, और मैं जानता था कि मैंने सही किया था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाकर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।